स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जी के एडुकेयर में। आज से हम लोग इतिहास का क्लास शुरू कर रहे हैं और आज इतिहास का ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, भारत इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, भारत इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इन सबों के बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे और अंत में एक फ्लो चार्ट के द्वारा इन सबको हम लोग आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का ये लेसन। इतिहास जो है मानव जीवन की कहानी को ही हम लोग इतिहास कह सकते हैं। अर्थात शुरू से लेके वर्तमान दौर तक के मानव ने पृथ्वी पर जितने भी प्रगति की है उसको हम लोग इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। इसको यदि परिभाषा के रूप में देखें तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति, ह और आस से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। अर्थात अतीत में ऐसे कोई घटना जो निश्चित रूप से घटी हो उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और फिर ये पूछ भी सकता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने द हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ लिखा 430 ईसा पूर्व में। इसे द रिसर्च या द इंक्वायरीज के नाम से भी जाना जाता है। हेरोडोटस विश्व के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इतिहास लिखने का प्रयास किया और इतिहास को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया। इसीलिए यूनान का एक दार्शनिक था जिसका नाम था सिसरो। इन्होंने ही सर्वप्रथम हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा था। ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को सर्वप्रथम किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। और इन्होंने जो उस समय किताब लिखी उसका नाम था द हिस्टोरिका। पहला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को लिखने का काम किया अपने इस किताब हिस्टोरिका में, इसीलिए इनको इतिहास का पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये तो हो गया विश्व स्तर में। यदि इसको हम लोग भारतीय स्तर में देखें तो भारत के इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, बहुत दिन तक रहा था और इन्होंने जो भी भारत में देखा उन सब को एक किताब में संग्रहित किया जिसका नाम था इंडिका। इस इंडिका किताब में इन्होंने सब कुछ लिखा। इसमें मौर्य सभ्यता के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, साथ ही साथ भारत के और भी जहाँ जहाँ ये गए थे सबके बारे में इसमें उल्लेखित किया है। तो इतिहास को इस तरह से लिखने का, भारत इतिहास को इस तरह लिखने का सर्वप्रथम काम मेगास्थनीज ने किया, इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। तो चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। अध्ययन के स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसको जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसका समय यदि देखें तो ये प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व का जो समय था उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल जब चल रहा था उस समय मानव जंगलों में, गुफाओं में निवास करते थे और एक जगह से दूसरे जगह खाद्य संग्रह के रूप में भटकते रहते थे। इस समय मानव में किसी भी प्रकार का स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं आया था, ना ही उन लोग पढ़ने जानते थे, ना उन लोगों की कोई भाषा था, ना कोई लिपि था। इसीलिए उस समय लिखित स्रोत जो है उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब आता है आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल में मानव जो था वो सभी हो चुका था। वो गांव और फिर शहर विकसित कर लिए थे रहने के लिए। उन लोगों के पास लिपि था, उन लोग लिखने जानते थे, उन लोगों के पास भाषा था जो लोग बोलते थे, परंतु उन लोगों के द्वारा जो भी लिखा गया, जो भी बोला गया उसको अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। इसीलिए आधैतिहासिक काल जो है इसको जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, इसमें लिखा गया है, परंतु एक्चुअली यह है कि लिखित स्रोत उपलब्ध है
परंतु उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, समझा नहीं जा सका। जिस तरह जैसा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सबों को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसका समय यदि देखें तो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को आदि ऐतिहासिक काल के कालखंड में रखा जाता है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रचुर मात्रा में लिखित स्रोत उपलब्ध है, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। जो वैदिक सभ्यता से लेकर अब तक जितना भी समय है उसको हम लोग 600 ईसा पूर्व से अब तक का समय में रखते हैं, और इसको हम लोग ऐतिहासिक काल के समय में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आदिऐतिहासिक काल को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत है और पुरातात्विक साक्ष्य यदि मिलेगा तो उससे भी हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत इतिहास के बारे में। तो ऐतिहासिक अन्वेषणों से ये पता चला है कि भारत में मानव संस्कृति का उदय 2.5 लाख ईसा पूर्व से हो गया था। इसीलिए 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1947 ईस्वी तक में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के अध्ययन को हम लोग भारत इतिहास के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1947 ईस्वी के बीच का जो समय है उसको हम लोग भारत इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। तो भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। यह है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत 2.5 लाख ईसा पूर्व से 647 ईस्वी, मध्यकालीन भारत 647 ईस्वी से 1707 ईस्वी और आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी। 2.5 लाख ईसा पूर्व से 647 ईस्वी जो है, इस समय हर्षवर्धन एक राजा था, उनके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे जब प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। तो उनका मृत्यु जब हुआ उस समय इतना 2.5 लाख से हर्षवर्धन की मृत्यु, इसको हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से ये औरंगजेब का मृत्यु, उसको हम लोग मध्यकालीन भारत के बीच में पढ़ेंगे। और फिर आधुनिक भारत जो होगा ये 1707 से 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उसके बीच, उसको हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। अभी यदि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें कि अभी परीक्षा में जिस प्रकार के सवाल आ रहा है तो इसको और एक भाग में विभाजित किया गया है, वो आपको बताते हैं। ये है भारतीय राष्ट्र आंदोलन, और इसका समय हो जाता है 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी। देखिए, एक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी, तब ये जो है ये फिर समय हट जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका 1857 ईस्वी। समझ रहे हैं कि ऐसे तो 3 भाग हैं, परंतु अभी वर्तमान में जिस प्रकार का सवाल आ रहा है परीक्षा में पीसीएस लेवल में, तो भारतीय राष्ट्र आंदोलन से बहुत सारा प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए अभी जो आप न्यू किताब सब खरीदिएगा तो उसमें ये इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग 4 भाग में इसको पढ़ेंगे। हालांकि वही चीज़ है, सिर्फ एक पार्ट अलग कर दिया गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसका समय रहेगा 1707 से 1857 ईस्वी। और एक आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जितना भी आंदोलन हुआ भारत में स्वतंत्रता के लिए उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच का जो समय है इसको हम लोग भारतीय राष्ट्र आंदोलन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये आधुनिक भारत का ही एक पार्ट है। तो हम लोगों ने आज देखा भारत इतिहास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट सब। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो और हम लोग लाते रहेंगे। अब हम लोग जो शुरू में देखे प्रागैतिहासिक काल में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आदिऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे।
ठीक है। इसी प्रकार प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें।